लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आपका ऑन पेज स्ट्रांग नहीं है तो आप कितनी भी एक्टिविटी करें अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आपका ऑन पेज एसईओ परफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि आपका कंटेंट वेल स्ट्रक्चर है या नहीं, ये ज़रूर से चेक होता है आपका ऑन पेज के ऊपर। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वेल फॉर्मेटेड टैग्स, यूज़ ऑफ H1, H2, बोल्ड HTML टैग्स एक्सेट्रा, जिसका हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाया था कि आप एक टूल होता है एसईओ ऑप्टिमर, ऐसे सो मेनी टूल्स हैं बट मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया था जहाँ से आपको डुप्लीकेसी ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएगा और उसको आप फिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज साइज, प्रॉपर इमेज नेम्स, यूज़ ऑफ ऑल्टरनेट टैग। ठीक है, अब जब भी आप किसी वेबसाइट पर कोई इमेज सेटअप करते हैं तो IMG SRC में आपको ये ध्यान रखना है कि इमेज का नेम कोई भी आप डिफाइन मत करिए रैंडम, उसको आप मीनिंगफुल रखिए जिस तरह का वो इमेज है। अब लेट्स से एक प्रोडक्ट का इमेज है मिक्सर जूसर, तो आप मीनिंगफुल नेम रखने की कोशिश कीजिए। अगर उसका ब्रांड नेम भी है, ठीक है, तो आप ब्रांड नेम को भी मेंशन कर दो उसका, जैसे सैमसंग मिक्सर जूसर फॉर एग्जांपल, इस तरह से। तो क्या होगा, नेम भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लस ALT यानी कि जो अल्टरनेट टेक्स्ट हमारा होता है। देखो किसी भी इमेज का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, अब जैसे यहाँ पर ये एक बैनर में इमेज है, देखो किस इमेज में हमें ये कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत है, किस में नहीं है। अगर किसी वेबसाइट पर कोई इमेज ड्रैगेबल है इस तरह से, इट मीन्स कि इमेज कहाँ है, फोरग्राउंड में यानी कि ऊपर। और अगर कोई इमेज आपकी रीच में नहीं है, ड्रैगेबल नहीं है, इट मीन्स कि वो है बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड इमेज का एसईओ नहीं होता है। फोरग्राउंड में जो इमेज होती है उनका एसईओ होता है। देखो हमने इमेज को ड्रैग करके नेक्स्ट ट्रैप पर ड्रॉप किया, इमेज अलग हो गया। इमेज का नेम क्या है, बैनर। ठीक है, अगर हम राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको उसका कोड दिखाई देगा। क्या लिखा है, IMG SRC, किस फोल्डर में ये इमेज है, इमेज का नेम और उसका फाइल टाइप। आगे एक पार्ट मेंशन है ALT मीन्स अल्टरनेट टेक्स्ट। इस इमेज में ये ब्लैंक है क्योंकि पर्पसली छोड़ा गया है, बट कोशिश करें कि यहाँ पर कुछ वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए भी आप इसको डिफाइन कर रहे हैं, जैसे हमने इसको नेम दिया क्रिएटिव डिज़ाइन स्टूडियो। अब अगर कोई सर्च करता है इमेज सर्च के अंदर तो क्रिएटिव डिज़ाइन स्टूडियो में ये इमेज विजिबल होना चाहिए हमारा। लेकिन क्या ये लिखते ही एकदम हो जाएगा, नो। आपको टाइम देना होता है, जब इसकी रीइंडेक्सिंग दोबारा से होगी तभी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ALT को कभी ब्लैंक मत छोड़िए, कोशिश करिए कि वहाँ पर कोई वैल्यू मीनिंगफुल वहाँ डिफाइन हो। अब जैसे यहाँ पर बैनर लिखा हुआ है, बैनर एक सही प्रैक्टिस नहीं है। बैनर किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, ये फ्लिपकार्ट है। ठीक है, फ्लिपकार्ट की साइट में भी हमें बैनर्स दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर सो मैनी बैनर है, यहाँ चलिए एक बैनर, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर तो बैनर 1, बैनर 2, बैनर 3, बैनर 4 इस तरह का नेम हो सकता है। तो क्या फ्लिपकार्ट ने इसका मीनिंगफुल नेम रखा होगा, नहीं, क्योंकि फ्लिपकार्ट को ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, दिन भर में 4-5 बार अपडेट हो जाता है। अगर मैं राइट क्लिक करके आपको इसका नेम दिखाने जाता हूँ, ये देखिए इमेज दिखाई दे रहा है आपको। इमेज का नेम हमें यहाँ पता चला कि जिस सर्वर से इमेज आ रहा है, ठीक है, तो ये तो हो गया नेम। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे ये फोल्डर है और उसके अंदर ये एक रैंडम इमेज जनरेट हो रखी है इसमें। ठीक है, तो इस तरह का अगर किसी वेबसाइट में आपने अपनी इमेज को यूज़ किया तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। तो फ्लिपकार्ट ने ऐसा क्यों किया? देखो फ्लिपकार्ट का मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आप बहुत पॉपुलर हैं तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। अगर आपको कोई कंटेंट लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो मीनिंगफुल बनाओ, अगर आपको टेम्परेरी रखना है तो आप कुछ भी चला दो वहाँ पर। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर में एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हो, ठीक है, चाहे वो MS ऑफिस हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, फाइल का नेम बाय डिफ़ॉल्ट आएगा अनटाइटल्ड 1, क्योंकि आपने फर्स्ट अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट वहाँ पर क्रिएट किया है। अगर आप कोई भी नेम उस फाइल को नहीं दोगे तो वो अनटाइटल्ड के नाम से ही सेव हो जाता है।
तो टाइटल अगर उसका आप रखोगे तो आपको खुद को फाइंड आउट करने में भी आसानी होगी, ठीक है। अदरवाइज वो डेटा आपका मिक्स हो जाएगा बाकी अनटाइटल्ड के साथ और आपको फिर ढूंढने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा उस चीज़ को। तो जब कोई वेबसाइट बने तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि ये नेम कुछ भी रैंडमली हमें पास बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पर ये पार्ट है, अब ये इसका नेम यहाँ पर रखा गया लोगो। अगर आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है, हेडर लोगो। अब ऐसे नज़र कितनी वेबसाइट के हेडर में लोगो होगा, तो ये हमने जानबूझ के गलत बना रखा है ताकि आपको डूज एंड डोंट्स हम बता पाएँ। तो सही तरीका क्या है, आप इसको लिखो क्रिएटिव स्टूडियो लोगो, ठीक है। अगर कोई इंटरनेट पे सर्च करेगा क्रिएटिव स्टूडियो लोगो तो ये लोगो इमेज सर्च में आपको डिस्प्ले हो जाएगा उस केस में। तो ध्यान रखना, फाइल यानी कि वेबसाइट का डोमेन नेम अपना एक अलग इंपॉर्टेंस प्ले करता है, उसके अंदर जो आप पेजेस बनाते हो वो अपना एक अलग रोल प्ले करते हैं, उसके अंदर जो आप आईडी डिफाइन करते हैं, हेडिंग्स डिफाइन करते हैं, इमेजेस के नेम डिफाइन करते हैं, ये अपने एक अलग रोल प्ले करते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा क्रिएटिव डिज़ाइन स्टूडियो, बट ड्यू टू एनी रीज़न आपकी इमेज समहाउ डिस्प्ले नहीं हुई, मैंने नाम गलत कर दिया जानबूझ के इमेज का, ठीक है। लाइव साइट के अंदर हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इमेज देखो यहाँ से मिसिंग हो गया। तो क्या होता है कि उस एरिया को फिर संभालता है आपका अल्टरनेट टेक्स्ट। वहाँ पर देखो लिखा रहा है इमेज ब्रोकन और उसका आगे लिखा रहा है क्रिएटिव डिज़ाइन स्टूडियो, इस तरह से। तो ALT इसलिए भी ज़रूरी है। और किस लिए ज़रूरी है ALT, एक तो हो गया इमेज की सर्च के लिए, जब हम लोग गूगल में कुछ देखते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च दिखाई देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्विक सर्च जहाँ पर टेक्स्ट बेस्ड सर्चेस कमिट करते हैं, और ये हो गया हमारा इमेज सर्च। देखो कितनी पावर होती है इसके अंदर। आप एक ऐसा पॉपुलर कीवर्ड उठाओ, ठीक है, जिसके नाम से तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा हो। जैसे मैंने एक लिखा एग्जाम्पल के लिए अजय, ठीक है, तो अजय नाम से न जाने कितने लोग होंगे दुनिया में, लेकिन इंटरनेट का सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी किसकी है ना। इसी तरह से अगर आप यहाँ लिखते हैं सलमान, मैं तो सिर्फ सलमान लिखा, आप यहाँ देखेंगे, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ठीक है। इसी तरह से अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, जैसे कि मैंने एक नाम लिखा, एक जनरल प्रोडक्ट जो हम लोग डे टू डे लाइफ में कंज्यूमर प्रोडक्ट हमारा, मतलब मॉर्निंग सबसे पहले आप यूज़ कर लेते हो, ठीक है। तो पॉपुलैरिटी देख रहे हो आप, यहाँ पर कोलगेट हमें देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि कोलगेट की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि लोग टूथपेस्ट नहीं बोलते, कहते कोलगेट कर लो, है ना, वर्ड ऑफ माउथ इतना ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम लोग टूथब्रश सर्च करेंगे, अब आप यहाँ देखोगे इस तरह से डिफरेंट देखो, जिसमें कोलगेट भी आपको मिल रहा है, यहाँ पर नायका पे लिस्टिंग हमें कुछ दिखाई दे, तो ये कुछ मार्केट प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे अलग अलग इस तरह से आपको देखने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। देखो अब ये सर्चेस में डेटा आ कैसे रहा है, क्या होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया जाता है तो SEO पर्सन क्या करते हैं, उसके ALT को सेटअप करते हैं अच्छे से। तो सलमान खान की फ़ोटो जिस भी प्लेटफॉर्म ने आज तक लाइव की होगी तो कहीं ना कहीं उसमें ALT में वो मेंशन है सर्चेस में। तभी वो आप देखो अलग अलग विकीपीडिया से भी, IMDb जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट मूवीज़ डेटाबेसेस, ठीक है। किसी भी मूवी के बारे में आपको लेना और इन्फॉर्मेशन, कितने बजट में बनी है, कहाँ शूट हुई है, कौन से स्टूडियो ने काम किया है, VFX किसने किया है, अपकमिंग कौन सी हैं, वो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेजर हमें दो बेनिफिट पता चले, एक अगर इमेज मिसिंग हो गया तो ALT आपका डिस्प्ले हो जाएगा, ALT सर्च में हेल्पफुल होता है। अब और कहाँ ALT हेल्पफुल होता है, देखो कुछ साइट्स ऐसी होती हैं गवर्नमेंट की जो फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए बनी होती हैं, ठीक है। तो जैसे आपने कई बार विंडो में एक देखा होगा फीचर नरेटर का काम क्या होता है कि वो जहाँ भी आप माउस लेके जाओगे उसको पढ़ के बताता है, वो है ना, रीड अलाउड। या जैसे आपने अपने सेलफोन में कई बार देखा होगा एक्सेसिबिलिटी मोड, जहाँ पर टॉकबैक स्टार्ट हो जाता है, जहाँ भी आप छूओगे स्क्रीन पर बोल के बताएगा। यानी कि फ़ोन सिर्फ हम जो फिजिकली फिट है वही नहीं चला रहे हैं, हर तरीके के पर्सन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ALT का काम क्या होता है कि अगर आपकी वेबसाइट एक ऐसे पब्लिक डोमेन में बनी है जहाँ पर आपके हर तरह के लोग आपसे जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पर ALT क्या काम करेगा,
आपका जो भी इमेज का नेम होगा, ठीक है, वो उसको बोल के बताएगा, जो लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन सुन सकते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट, दिल्ली गवर्नमेंट एग्जाम्पल, हम इसका बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक फीचर दिखाई देगा ऊपर व्हील चेयर्स सा बना हुआ, ठीक है, क्या लिखा रहा है, एक्सेसिबिलिटी। ये सिर्फ गवर्नमेंट के उसमें आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो हर तरह के लोगों को सर्विस देनी है ना। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखो कलर ब्लाइंड लोगों के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है, हो सकता है किसी को कलर से प्रॉब्लम हो तो वो कलर को चेंज कर सकता है। दूसरा, हो सकता है किसी का आई साइट वीक हो तो वो वेबसाइट के फॉन्ट के साइज़ को भी इंक्रीज कर सकता है। नॉर्मल साइट्स में ये सब नहीं होता ना, लेकिन गवर्नमेंट की साइट में मिलेगा। और क्या हमें फीचर मिलेगा, यहाँ पर आप एक और फीचर देखेंगे व्हील चेयर के बाद में, इधर स्क्रीन रीडर एक्सेस, यानी कि जो लोग देख नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं, तो वहाँ पर इनके टूल्स आते हैं, कुछ फ्री हैं कुछ कमर्शियल में है। इनको आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लोगे, एक तरह से एक्सटेंशन की तरह काम करेगा। जब भी आप गवर्नमेंट की कोई साइट विजिट करोगे तो ऑटोमेटिकली लाइन बाय लाइन वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा पूरी वेबसाइट को। तो जैसे द ललन टॉप के अंदर भी ये फीचर डाला गया था कि वहाँ पर जिसके पास टाइम नहीं है तो वो अपने आप रीड करता रहेगा सिस्टम न्यूज़ को। तो एएलटी के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, और बीइंग एसईओ स्पेशलिस्ट आपने ये मेक श्योर करना है कि एएलटी लगा होना चाहिए अगर इमेज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो इमेज का साइज, इमेज साइज कैसे मैटर करता है, शायद हमने डिस्कस किया या नहीं, लेकिन एक बार रिपीट करेंगे दोबारा से। देखो आज की डेट में अगर आप कोई इमेज इंटरनेट से डाउनलोड करने जाते हो ना, ये एक इमेज है, यहाँ पे इसका फाइल टाइप क्या है, डॉट जेपीजी, ठीक है। जेपीजी इमेज को अगर हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं तो प्रॉपर प्रीव्यू हो रहा है, और डबल क्लिक करने पर ये इमेज व्यूअर के अंदर ओपन भी हो जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि कंफर्म है। बट कई बार क्या होता है, जब आप कोई इंटरनेट से फाइल को डाउनलोड करते हो ना, तो वो ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट आपने रखा होगा, जैसे क्रोम होगा या एज होगा, वो उसमें डाउनलोड हो जाती है इमेज। जब आप टैप करते हो तो इमेज व्यूअर में ओपन ना होकर वो डायरेक्ट ब्राउज़र में ओपन होती है, जिसको हम बोलते हैं वेब पिक्चर, ठीक है। कुछ देखते हैं इस तरह का, अगर हमें एग्जांपल मिलता है देखने के लिए, तो बैक करते हैं यहाँ से। ये भी जेपीजी है। ये भी जेपीजी है। चलो मैं इसी इमेज के ऊपर आपको डेमो दिखाता हूँ। हम यहाँ पर इस इमेज का साइज चेक करते हैं, कितना आ रहा है, 283 KB लिखा रहा है इंफॉर्मेशन में। 283 KB काफ़ी बड़ा साइज़ होता है किसी इमेज के लिए। यानी कि अगर आप सोचो कि आपकी एक न्यूज़ वेबसाइट है जो अच्छे फेमस प्लेटफॉर्म है, मान के चलो 300-400 न्यूज़ पर डे का कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे ANI का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, 1300-1400 न्यूज़ उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, किसी दिन कुछ ज़्यादा वारदातें नहीं हुई तो 700-800 न्यूज़ उनकी पर डे की तब रहती है, लेकिन 1300-1400 मिनिमम। और कई बार तो क्या होता है, जैसे मान लो यूक्रेन एंड उसका रशिया का जब वॉर चला, तो क्या था कि पूरी टाइमलाइन थी उसकी, तो कि इस मिनट में ये हुआ, अगले मिनट ये हुआ, तो हर एक तो हर 5-5 मिनट में उसमें फीड जुड़ता रहता है ताकि कंटिन्यूटी में लोग वहाँ पर पढ़ पाए। ऐसे में वेबसाइट बहुत हैवी हो जाती है, क्योंकि इमेज कहाँ जाएगी, सर्वर के ऊपर, क्योंकि तभी तो वो वेबसाइट के आपके न्यूज़ आर्टिकल में डिस्प्ले होगा। तो क्या होता है कि जो बड़ी साइट्स होती हैं, जैसे मैं अगर आपको ANI का एग्जांपल लेके दिखाऊँ, अगर
ये है मेन डोमेन नेम ani-news.in। हम यहाँ से किसी भी न्यूज़ को ओपन करेंगे, कहाँ से ओपन हो रहा है? ANI न्यूज़ से ओपन हो रहा है। अब एंड यूज़र जिसको टेक्निकल नहीं पता वो क्या समझेगा, सब कुछ ANI से आ रहा है। अब अगर हम इस इमेज की बात करें और उसको अलग कर लें तो आप देख रहे हो ANI का न्यूज़ ANI से नहीं आता, सर्वर चेंज हो गया ना। यानी कि इन्होंने डेटा को एक जगह कंपाइल किया स्मार्टली, क्योंकि उन्हें पता भाई पर डे का अगर मेरा इतना न्यूज़ है तो भाई मेरा तो सर्वर एग्जॉस्ट हो जाएगा ना। और इनकी वेबसाइट से न्यूज़ सेल होती है, आज तक भी खरीदता है, NDTV भी खरीदता है, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं बड़े बड़े सब खरीदते हैं इनसे, क्योंकि इनका सोर्स ऑफ इनकम ही वही है। तो उस केस में इनके सर्वर पर ज़्यादा लोड ना आए तो इन्होंने इमेज के लिए एक अलग सर्वर खरीदा हुआ है। जैसे अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करेंगे तो फ्लिपकार्ट भी बहुत समझदार है, वो कभी भी अपना इमेज अपने सर्वर से नहीं देता आपको। अगर आप इमेज को राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब करेंगे तो इमेज का सर्वर फ्लिक्सकार्ट है, अलग है ना। तो आप ये देखो कि आपकी वेबसाइट अगर बहुत बड़ी है, हैवी साइट है, डेली का फुटफॉल बहुत तगड़ा है, तो इमेज सर्वर अलग कर दो, क्योंकि इमेज आपकी वेबसाइट को स्लो करती है। तो क्या होता है, जैसे आपने अपनी वेबसाइट पर कोई वीडियो लगाना है, ऐसा समझो, ये तो चलो इमेज है। अब वीडियो अगर आप अपनी वेबसाइट पर डालोगे तो आपका जो सर्वर होता है वो स्ट्रीमिंग सर्वर नहीं होता, वो सिर्फ वेबसाइट को डिस्प्ले कराने के लिए होता है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पर कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं तो सजेशन क्या रहता है, जैसे अगर हम यूट्यूब में इसमें आते हैं फ्लिपकार्ट में, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आके यहाँ से टीवी सर्च कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। जैसे ये एक टीवी है, तो ये कोई ज़्यादा फेमस नहीं, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। मैं कुछ LG या सैमसंग कुछ इस तरह का सर्च करूँगा यहाँ पर। अब आप यहाँ देखिए एक वीडियो का आइकन आ रहा है, ठीक है। वीडियो आइकन देख के आप समझ गए कहाँ से आ रहा है, यूट्यूब से, क्योंकि अगर अपने सर्वर पर डालेंगे फिर तो लोड हो जाएगा ना काफ़ी ज़्यादा। और अगर ये एक अलग सर्वर खरीदते हैं इसके लिए तो इसको मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी तगड़ी हो जाएगी। यूट्यूब या वीमियो ऐसे सो मैनी प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ स्ट्रीमिंग के लिए बने हैं। स्ट्रीमिंग सर्वर इन्हें क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इतने समझदार होते हैं कि अगर आपकी स्पीड कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो ऑटोमेटिकली वीडियो की क्वालिटी को भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उसके साथ। यानी कि आप देखो अगर नेट बहुत अच्छा है और आपका डिवाइस 4K सपोर्ट कर सकता है, कंटेंट भी 4K में, तो 4K में रेंडर होगा। अगर फुल HD सपोर्ट करती है आपकी डिवाइस, नेट अच्छा है, तो फुल HD में आएगा ऑटोमेटिक। तो खुद से डिसाइड कर लेता है कि किस। तो ये देखो एक इन्होंने अलग बनाया हुआ है, गुड वाइब्स एंटरटेनमेंट, जहाँ से इस तरह के रिव्यू कर करके ये लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं और डालते हैं, फिर वहाँ पर डिस्प्ले कराते हैं। तो कोई अच्छा ब्रांड होगा उसी के लिए वीडियोस मिलेंगे, छोटे मोटे ब्रांड के लिए अगर आप जाओगे तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो ना तो आपको थोड़ा सा बस यही चीज़ को देखना होता है कि हम अच्छी चीज़ खरीद रहे हैं या नहीं। साथ में फ्लिपकार्ट के ऊपर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। मैं वापस से टीवी में ही आता हूँ। एक बस आप एश्योर्ड की बैजिंग ज़रूर देखो। एश्योर्ड अगर लिखा हुआ है कि वहाँ पर अगर कुछ कल को 19-20 होता है तो सुनवाई होगी। एश्योर्ड अगर नहीं है और सेम प्रोडक्ट आपको कोई दूसरा सेलर सस्ते में दे रहा है तो भूल जाओ कि कुछ वहाँ पे सुनवाई होने वाली है फिर, ठीक है। तो एश्योर्ड की बैजिंग को ज़रूर देखा करो इसमें। तो सर्वर का रोल समझ में आ गया, यानी कि वेबसाइट का नेम व्हाटएवर जो भी है, लेकिन कंटेंट अलग अलग सोर्स से आके कंपाइल हो रहा है एक जगह और वो एंड यूज़र को डिस्प्ले होता है। तो देखो क्या है ना कि भले से वीडियो LG का जो हमने अभी यहाँ देखा फ्लिपकार्ट के अंदर, बट वो वीडियो का पूरा जो लोड है वो यूट्यूब हैंडल कर रहा है, वो तो सिर्फ आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो रहा है। तो डिस्प्ले होने का कोई वो नहीं होता लोड। लेकिन अगर वीडियो तुमने अपने में डाल दिया तो तुम्हारा सर्वर का हार्डवेयर यूज़ होगा उसको चलाने के लिए, और ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो LG का वीडियो देखेंगे, आपकी वेबसाइट स्लो डाउन पड़ जाएगी उस केस में। तो ये टेक्निक है आज के डेट में वेबसाइट को लाइव हाई स्पीड में रखने का कि लोड बैलेंसिंग कर दो। लेमन एग्जांपल में समझो, मैं आपको बोलूँ 100 किलो की एक बोरी लेके जाओ, भारी हो जाएगा। मैं बोलता हूँ 25-25 में डिवाइड कर लो, अब आसान हो जाएगा। अब शायद आप 25 एक हाथ में ढाके बड़े आराम से चल सकते हो। तो वही होता है सेम टेक्नोलॉजी के केस में कि लोड को अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करा दो, यानी कि पूरा कोड जो है वो मेन डोमेन पर होता है
एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, वीडियो, इमेजेस, वो सब अलग अलग सोर्स से ऐड करे जाते हैं। तो कल को कभी कोई ऐसा वेबसाइट आप बना रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है, तो आप उसको गाइड करिए कि यूट्यूब पर अपना डेटा अपलोड करके वहाँ से फिर आप उसको वेबसाइट पर डिस्प्ले कराओ। तो इमेज का हम डेमो देखने जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने ये इमेज डाउनलोड किया हुआ है। हम एक वेबसाइट ओपन कर लेंगे क्रोम ब्राउज़र के अंदर, जो कि होता है आपका ऑनलाइन फोटोशॉप, फोटोपिया में आप यहाँ पर अपने इमेज को डायरेक्ट इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। आपको फोटोशॉप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है मशीन में अपने। इसके बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट में फोटोशॉप में सब कुछ मिलेगा, आपको ये नहीं मिल पाता, ये आपको ऑनलाइन वाले में ही मिलेगा। तो क्या लिखा रहा है, वेब पिक्चर। अब देखो एक इमेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट में समझाऊंगा पहले आपको। फाइल फॉर्मेट का फंडा क्लियर है, जेपीजी पीएनजी, ठीक है या नहीं है क्लियर? देखो जेपीजी क्या होता है, कब कहाँ यूज़ करना है। अगर आपका कोई कंटेंट फोटोग्राफिक है, यानी कि ये इमेज जो सलमान खान का हम लोग देख रहे हैं किसी कैमरा से प्रोसेस हुआ है, तो ये जेपीजी में ही जाना चाहिए, अगर वेब पिक्चर हमारे पास नहीं है। देखो क्या होता है कि अगर मैं इसको बोलता हूँ यहाँ से कि भाई मैं इसको पीएनजी में सेव कर देता हूँ इमेज को, ठीक है, हाई क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्लियरिटी आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब नीचे आपके एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फाइल का साइज़ कितना है, 2.8 MB, ठीक है। आज के हाई स्पीड में कोई टाइम ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा सोचो बहुत सारी इमेजेस हैं तो टाइम लगेगा ना। दूसरा, अगर मैं इसको बोलता हूँ जेपीजी, साइज़ कितना हो गया। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि वेब पिक्चर, कितना हो गया, है ना, फ़र्क आ रहा है। तो देख लो कितना लाइट हो जा रहा है हमारा कंटेंट। तो सही फॉर्मेट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। चलो एक बार कंपैरिजन करेंगे जेपीजी, तो देख लो क्वालिटी बहुत अच्छी है ना, एकदम क्लियर। जब हम वेब पिक्चर में आ रहे हैं तो हमारी क्वालिटी 50% पर है। आप इसको एडजस्ट कर लो, जैसे मैंने इसको बोला 70% क्वालिटी के साथ जाते हैं। देखो इमेज बढ़िया हो गई। अब फिर से जेपीजी से कंपेयर करो और वेब पिक्चर में कंपेयर करो, 19-20 लग रहा है, 80% पर ले आओ, ठीक है। तो इमेज की क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये देखो जेपीजी और ये देखो, अब हम लोग बिल्कुल क्लोज हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फॉर्मेट को लाइट वेट बना सकते हो। इसके बाद इस इमेज का साइज़ है 2048। 2048 का मतलब ये हो गया कि भाई हमारी जो इमेज है वो मेरी स्क्रीन से भी बड़ी है, जो कि इस स्क्रीन की विड्थ है 1920 और 2048 तो यानी कि यहाँ तक कवर कर रहा है इसके अंदर। तो इतनी बड़ी फ़ोटो तो कहीं दिखाओगे नहीं आप, तो आप अपने इमेज के डायमेंशन को भी यहाँ से कंट्रोल करो। आपको पता होना चाहिए कि मुझे वेबसाइट में मैक्सिमम कितना बड़ा इमेज दिखाना है। तो आपने देखा होगा जब मैंने इस इमेज को निकाला था यहाँ से, ये था इसका साइज़। ऊपर पॉइंटर रखेंगे, क्या लिखा रहा है, 826। हम यहाँ आते हैं, इसको 826 पर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, टैब करेंगे, हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब फाइल का साइज़ कितना रह गया, मात्र 40 KB। अगर मैं क्वालिटी 100 भी कर दूं पूरी की पूरी, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें अब आपको इतना दूर से दिखने में, क्योंकि जूम तो होगा नहीं है, 826 पिक्सल का है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 50% तक भी अगर आप इसकी क्वालिटी घटा दोगे तो क्या पता चल रहा है इसमें, ठीक है। तो 60-70 आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो उसके अंदर। देखो 29 KB, 80 पर अगर हम लोग लेके जाए 40 KB का साइज़। तो क्या होता है कि जितनी बड़ी स्क्रीन, एक ही इमेज को खींच के छोटा बड़ा मत करो, क्योंकि अगर आप एक हाई क्वालिटी इमेज रख के वेबसाइट में काम करोगे तो प्रॉब्लम ये आता है कि एक तो रीडेबिलिटी के इश्यूज क्रिएट होते हैं। इसको भी देखो फ्लिपकार्ट से आपको डेमो दिखा देता हूँ छोटा सा, समझ जाओगे। लोड होने दो इमेजेस, देखते हैं अभी इसको। एक ये इमेज है, हमने इसको बोला ओपन इमेज इन न्यू टैब,
इसका आप डायमेंशन देख सकते हैं 1600 बाई 345 का है, ठीक है। अब इस वेबसाइट को मैं मोबाइल मोड पे ले जाता हूँ। भाई देखो, टैबलेट चलाने वाली जो जनसंख्या बहुत कम है, या तो मोबाइल चल रहा है या फिर डेस्कटॉप लैपटॉप या टीवी चल रहा है। फिलहाल उन्होंने इसके ऊपर डाला नहीं है, तो मैं डेमो फिर किसी और कंटेंट निकलूँगा। जैसे ये देख रहे हो, स्टार्ट ऑन 23 सितंबर। तो देख रहे हो, मोबाइल के लिए इमेज अलग है, ठीक है। और इस पर नज़र रखना, अगर ये मुझे बड़े के लिए मिल जाता है तो फिलहाल मैं ये बैनर निकाल लेता हूँ यहाँ से रेफरेंस के लिए एक और। अब इसको हम बड़े साइज़ पर देखेंगे। मिल गया, स्टार्ट ऑन 23, ये देखो। तो यहाँ पर इमेज का डायमेंशन कितना है, 1580, और यहाँ पर इमेज का डायमेंशन कितना है, डिफरेंट, देख रहे हो। अब कमाल की बात यह है कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो फ्लिपकार्ट ने इसी को छोटा बड़ा नहीं किया, उसने उसके लिए अलग इमेज बनाया, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस इमेज को इस साइज पर लेकर आते हो, कितना साइज है एक बार देखो, 450। चलो इसको छोटा करते हैं, अगर पढ़ने में दिक्कत आएगा ना। लेकिन अगर मैं टैब चेंज करता हूँ, नोटिस करना, इमेज की हाइट ज़्यादा है, पहले वाली इमेज की हाइट देख लो कम हो गई ना। तो फ्लिपकार्ट बहुत स्मार्टली अपने ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है, जैसा डिवाइस वैसा इमेज, ना कि एक ही इमेज को आप अप स्केल और डाउन स्केल कराएं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप सही इमेज सिलेक्शन चूज़ करेंगे तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली लाइट वेट। देखो जैसे मोबाइल के लिए बैनर ये वाला है, हम देखते हैं शायद ऐसा कुछ बैनर हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाए। कई बार मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए अलग अलग बैनर भी रख देते हैं। नहीं, डेस्कटॉप पर इन्होंने नहीं बनाया इसको। तो ये टेक्निक भी आपको बहुत ज़रूरी समझना। तो जब आप किसी डिज़ाइनर के साथ बैठकर वेबसाइट वगैरह प्लान कर रहे हैं तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई हमें किस तरह से जाना है अपने कंटेंट को लेके। तो समझ में आ गया। तो कभी भी बहुत बड़े इमेज लेके मत जाओ। नो डाउट क्वालिटी वहाँ पर बहुत अच्छा मिलेगा आपको, लेकिन आपको जितने साइज़ पर रेंडर करना है उतने ही साइज़ की इमेज को सेव कराओ। इससे भी आपकी वेबसाइट की स्पीड फास्ट हो जाएगी। देखो सीधी सी बात है, गूगल का ये टूल है पेज स्पीड। अगर आप यहाँ 2.5 सेकंड में नहीं आ रहे हो तो आपको ये सब काम करने पड़ेंगे। और अगर आप 2.5 सेकंड के अंदर दिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है अपने को, फर्दर चीज़ों पे काम करो। कई बार ऐसा होता है इमेज वगैरह सब कुछ ओके है, कहाँ फंस गए, CSS में। तो शायद लास्ट क्लास में आपको CSS लाइट करने का तरीका बताया था, csscompressor.com। ऐसे JS के भी कंप्रेसर आते हैं। ऑन पेज तभी जाके सही से काम करता है आपका, अदरवाइज आप प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। फिर क्या, यूज़र फ्रेंडली एंड डिस्क्रिप्टिव 404 नॉट फाउंड पेजेस। देखो ये क्या होता है, अगर आपकी वेबसाइट में कोई पेज नहीं है तो वहाँ पर ब्राउज़र का एरर ना आ जाए, ठीक है। वहाँ पर आप वेबसाइट के अंदर ही एरर अपना दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा ani-news.in। हम यहाँ से किसी न्यूज़ को ओपन कर लेते हैं और मैंने पर्पसली यहाँ पर कुछ एरर कर दिया। अब इस तरह का तो कुछ है ही नहीं, तो क्या लिखा है, 404 नॉट फाउंड। तो ये पेज हमें अपना खुद का बनाना है, ना कि ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट आ जाए, ठीक है। तो इससे क्या है, देखो मैं अपनी जर्नी वापस शुरू कर सकता हूँ ना। लेकिन अगर आप बाहर नहीं निकल गए पूरी वेबसाइट से तो यूज़र कहीं और निकल जाएगा, फिर तो यूज़र का यहाँ से वापस लौटने का चांसेस हैं अभी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें कि 404 जो है आपका होना चाहिए वेबसाइट के अंदर। फिर क्या रहा है, फास्ट लोडिंग पेजेस। ये जितनी भी ऊपर की चीज़ें हैं ना, ये उसी को काम करती है। जैसे आपका इमेज का ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, आपका जो CSS वगैरह है वो लाइट वेट होना, ये सारी चीज़ें। फिर क्या था, यूज़र साइट मैप। अब देखो साइट मैप भी ना अलग अलग तरह के होते हैं। साइट मैप को पहले मैं आपको थोड़ा सा विजुअली दिखा देता हूँ। यहाँ आते हैं और हम लोग एक कीवर्ड सर्च करेंगे, साइट मैप।
तो साइट मैप क्या होता है, एक तरह का माइंड मैप होता है, ठीक है, जो मुझे ये बताता है कि अगर कोई यूज़र मेरी वेबसाइट पर आता है तो पहला पेज क्या है, लैंडिंग पेज, ठीक है, या होम पेज। दोनों में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता है। होम पेज जहाँ से सो मैनी पेजेस निकलेंगे, लैंडिंग पेज जहाँ पर आप उसी पेज में उलझे रहोगे, ऊपर नीचे जाते रहोगे लेकिन कहीं और नहीं जा पाओगे। अब होम के अंदर हमारे पास अलग अलग ऑप्शन हैं, जैसे कि प्रोडक्ट, सोल्यूशंस, रिसोर्सेज एंड अदर पेज, और उनके अंडर में फिर अलग कैटेगरीज हैं। अब जैसे ANI का हम लोग रेफरेंस समझेंगे यहाँ पर, तो ये ANI का लैंडिंग पेज है। अब यहाँ से नेशनल, एंटरटेनमेंट, फिर इनके अंदर भी तीन तीन चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, एक तरह से साइट मैप। अब यहाँ पर किसी भी वेबसाइट पर आप जाओ, बहुत सारे लोग छुपाने की कोशिश करते, कोई ना देख पाए। जैसे मैं अगर आज तक की बात करूँ आपसे, तो आज तक आपको सीधे सीधे नहीं दिखाएगा, एक एरर थ्रो करेगा शायद आपको। लेट्स चेक, देखो एरर आया, कहता भाई ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पर। तो अगर साइट मैप ना मिले किसी वेबसाइट का, तो एक चीज़ तो रूट पे जरूर मिलेगी, विच इज़ robot.txt, ठीक है, उसको ढूंढो। मिल गया। robot.txt में साइट मैप तो बताना ही पड़ेगा। अब हमें पता चल गया इसका साइट मैप कहाँ रखा हुआ है, तो उन्होंने RSS फीड में डाल के रखा हुआ है साइट मैप। खुल गया साइट मैप इसका। तो गूगल बेसिकली यही मांगता है आपसे, अगर आपको अपनी वेबसाइट को बहुत जल्दी, आप चाहते हो कि 24 घंटे में इंडेक्स हो जाए, तो उसको ये दे दो, तो आपकी वेबसाइट इमीडिएट इंडेक्स हो जाएगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि इमीडिएट बेसिस पर आपके नंबर ऑफ कितने पेजेस हैं, कंसोल तुरंत स्कैन कर देगा। आपने यहाँ पर सबमिट का बटन दबाया, सबमिट सक्सेसफुल, और इमीडिएट आपके सारे पेज पता लग जाएंगे इसको। तो ये हम सीखेंगे कैसे गूगल में बताना होता है हमें। तो ये साइट में समझ में आ गया। तो साइट में अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि XML साइट में। XML मीन्स एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये आपकी यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, जहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी एलिमेंट या टैग बना सकते हो। टैग क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो उस पर होता है लेबल, है ना। जब आप कपड़े खरीदते हो उस पर लेबल नहीं होता, उस पर टैग होता है लगा हुआ, जिस पे उसका साइज़, उसकी वॉशिंग कंडीशन, है ना, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। वैसे ही हमारा होता है HTML में टैग। अब जैसे अगर आपको कोई टाइटल लिखना है, तो अगर हमने इस तरह से लिखा, ये होता है टैग। अब ये 2 नाम से फेमस होता है, 3 नाम से होता है, सॉरी। एक इसको हम लोग बोलते हैं टैग, एक हम इसको बोल सकते हैं मार्कअप, ठीक है। मार्कअप यानी कि इसमें हम क्या मार्क करना चाह रहे हैं, हमने लिखा जैसे कि होम पेज, ठीक है। और इसी को हम लोग एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको बोले कि भाई एक एलिमेंट बना दो इस नाम का, तो यानी कि आपको वो टैग क्रिएट करना है, ठीक है। अगर कोई बोले कि मार्कअप बना दो, तो भी आपने यही काम करना है, वो नाम जरूर बताएगा आपको, अगर किसी सीनियर के अंडर में काम कर रहे हो, ठीक है। या फिर अगर आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो किसी वेब डिज़ाइनर को कि भाई ये चीज़ ऐड करके आओ वेबसाइट के अंदर जाके, ठीक है, क्योंकि SEO पर्सन इंस्ट्रक्शन देता है जो वेब डिज़ाइनर होता है, क्योंकि आपको हेड में सो मैनी एलिमेंट्स डालने होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अब ये सब क्या है, एलिमेंट्स है ना। अब एलिमेंट भी आपके टाइप आते हैं इसमें टेक्निकल। आपने नोटिस किया होगा, मैंने जब टाइटल लिखा तो वो बंद हुआ था, क्या मेटा में कोई एलिमेंट क्लोज हो रहा है? नहीं हो रहा ना, सब ओपन है। तो मेटा एलिमेंट नॉन कंटेनिंग होते हैं, ये कभी बंद नहीं होते, ठीक है। देखो वैसे तो अगर देखा जाए ना, डिजिटल मार्केटिंग अगर पेड कर रहे हो तो तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बट अगर आप SEO समझ रहे हो तो आपका इससे लेना देना जरूर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि बेसिक HTML CSS तो आना चाहिए, तभी आप SEO में मास्टरी कर सकते हो, अदरवाइज दिक्कतें आती हैं। हाँ, अगर आपको काम है सिर्फ ऑफ पेज SEO करना, तो आपका इससे भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप ऑफ पेज में मेहनत कर रहे हो, दबा के पूरा जी जान लगा रहे हो, रिजल्ट तब भी नहीं आ रहे, ठीक है। और तुम ये क्लेम करते हो सर मेरा तो ऑफ पेज SEO बहुत एक्सेलेंट है, और तुम्हारे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि पेज का ऑन पेज खराब है। तो तुम्हें ऑन पेज चेक करना आना चाहिए। अब ऑन पेज चेक करने के साथ तुम्हें फिक्स करने के लिए तुम्हें कोडिंग आना चाहिए लिटिल बिट। तो सबका ना आपस में कनेक्शन है। अब हमारे लिए आसान क्यों है? क्योंकि हम डेवलपर भी हैं, हम डिज़ाइनर भी हैं, हम सारे काम कर लेते हैं।
तो अगर HTML CSS मेरा स्ट्रांग है ना, तो आप बहुत इजीली वेबसाइट को बढ़िया कर सकते हो। आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसी पर्सन हैंडीकैप हो जाता है कि जिस दिन मान लो वेब डिज़ाइनर उसका सारा काम रुक जाए क्योंकि तुम्हें पता नहीं। तो इसलिए बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्लियर होना। देखो, अगर आप वर्डप्रेस जैसा टूल चला रहे हो तो वर्डप्रेस काफ़ी हद तक सारे काम खुद कर देता है, थोड़ी बहुत वहाँ पर कोडिंग की ज़रूरत आती है। बट अगर कोई वेबसाइट कस्टम टेलर मेड बनी है तो वहाँ कोड में घुस भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको हेड ही नहीं दिखेगा वेबसाइट का। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ अरीना मल्टीमीडिया, और इस वेबसाइट पर अगर मैं आपको आके बोलूँ कि भाई जाओ इस वेबसाइट का एसईओ करके आ जाओ, ठीक है। अब ये वेबसाइट एकदम नई टेक्नोलॉजी में बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं रिएक्ट, जिसको बनाया फेसबुक ने, जिस पर आप इंस्टाग्राम फेसबुक ये सारी चीज़ें चला रहे हो आज की डेट में। या जैसे आपका व्हाट्सएप भी जो है वो रिएक्ट टेक्नोलॉजी पर है। अब कमाल की बात क्या है, यहाँ पर आप पहला पेज देखो बस इतना सही दिख रहा है, कोई कंटेंट ही नहीं है। तो डेटा आ कहाँ से रहा है? आप कोई भी पेज खोलो इसका, आप नोटिस करोगे इसमें ना तो कोई लोडिंग आएगी। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ एनिमेशन, आप नोटिस करना यहाँ कोई लोडिंग नहीं होगा। मैं देखो अलग करके भी दिखा देता हूँ सो दैट कि काफ़ी अच्छे से समझ में आए आपको। क्या ऊपर कोई लोडिंग वगैरह कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। देखो डेटा भी आ गया नीचे। आप किसी भी पेज को विजिट कर लो स्टोरी, डेटा इमीडिएट लोड होगा फटाक से, पेज लोड होने का पता ही नहीं चल रहा है ना। ऐसा ही कुछ होता है आपकी आज की डेट में जितनी भी मॉडर्न वेबसाइट्स हैं। जैसे यूट्यूब पर आप आओ, लोडिंग देख लो एक बार होगा, इसके बाद आप कुछ भी कर लो लोडिंग आपको दिखेगा ही नहीं। कोई लोडिंग हुआ ऊपर? नहीं, सीधे डेटा स्टार्ट हो गया। या फिर वापस आप यूट्यूब पर जाओ, कोई लोडिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला इसके अंदर। होम पेज का आपको दिखा। अब यहाँ जैसे होम पेज पर आ जाते हैं एक बार, अब यहाँ से आप शॉर्ट्स में जाओ, नोटिस करना यहाँ कोई लोडिंग नहीं होगा, सीधा शॉर्ट्स लिख कर आ जाएगा। तो ये सब क्या है? ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है जहाँ पर एसईओ पर्सन फेल है। यहाँ पर आपको डिज़ाइनर डेवलपर के क्लोज बैठ के इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, भाई इसमें ये चीज़ें लगा दो, क्योंकि यहाँ तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें फिजिकल फॉर्म में कोई भी टैग दिखेगा ही नहीं। तो तुम्हें एलिमेंट पता होने चाहिए क्या क्या जाएगा। भाई जब एसईओ पढ़ लोगे सारा, जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें पता लग जाएगी भाई ये चीज़ें डालनी होती है। अब देखो ये सारा का सारा डेटा, कोई भी पेज आप खोले ना सब में यही लिखा आएगा, इसके अलावा और कुछ तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलने वाला। तो ये डेटा आ कहाँ रहा है? देखो ये देख रहे हो, ये डिवाइडी रूट एलिमेंट इधर दिख रहा होगा आपको, सारा डेटा इसके अंदर है। लेकिन अगर डेटा मुझे कंट्रोल यू पर दिख जाता है इट मीन्स कि वो है फिजिकल डोम, और अगर डेटा नहीं दिख रहा है इट मीन्स कि वो है वर्चुअल डोम। डोम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब यानी कि अगर मैं इस पेज को ऐसे ना देखकर उंगली टेढ़ी करके आपको दिखाऊं, अब आप देखना सारा डेटा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? सारा डेटा आ गया, सब डेटा यहाँ रखा हुआ है। तो ऐसे केस में आपको चाहिए होता है एकदम क्लोजली काम करना होता है वेबसाइट डिज़ाइनर और डेवलपर के साथ, क्योंकि इसमें आपका एसईओ वही करवा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। या अगर आपने कंट्रोल अपने पास लेने हैं तो आपको एक टेक्निक बताता हूँ, आप उसको क्या बोलोगे, क्योंकि भाई बार बार आप उसको जाके बोलोगे फिर तो एक तरह से वाली बात होगी कि भाई हम तो इसके बिना कुछ कर ही नहीं पाएंगे कंपनी में। तो कंपनी जैसे केस में क्या करती हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। अब मान लो कि ये एक वेबसाइट है जो फ्रंट एंड में चल रही है, उसका बैक एंड है। तो ऐसी टेलर मेड वेबसाइट का बैक एंड भी बनाया जाता है। अब मान लो कि भाई कोई प्रोडक्ट है, हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट जो है वो उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल, एक सेकेंड थोड़ा सा और आते हैं इसमें, ऐड प्रोडक्ट। तो आप देखोगे हम प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का टाइटल एज ए एसईओ पर्सन हम सब यहाँ पर प्लान कर सकते हैं इसका। वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट में जाके सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। इसमें कुछ हमें ऐसे भी मिल सकता है शायद जहाँ पर हम ये देख पाएँ,
ऐसे केस में डिमांड कीजिए कि भाई मुझे एक ऐसा वो बना के दे दो बैकएंड जहाँ से मैं इसके कीवर्ड्स, इसका डिस्क्रिप्शन सब मैं यहीं से डाल पाऊँ पीछे से। इससे क्या होगा, आपको सरदर्दी नहीं कि भाई क्या है, कहाँ है, किधर है। आप यहाँ बैठ के अपना खोलो, उस पर्टिकुलर पेज में जाके अपना जो चेंजेस करने करिए, ऑटोमेटिकली वो सब हेड में अपने आप अपडेट हो जाते हैं आपके। अब ये एन आई जैसी जो वेबसाइट है, ये क्या पूरी डायनामिक साइट है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर कोई भी आप न्यूज़ ओपन करो, एक तो जो न्यूज़ का टाइटल होगा वो अपने आप स्लग बन जाएगा, इसको हम स्लग बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो देखो टाइटल के अंदर टाइटल यही आ रहा होगा, ढूंढो ज़रा कहीं पर, ये देखो दिखाई दे रहा है। तो ये कोई टाइटल लिख नहीं रहा, यानी कि डेवलपर से हमने एक ऐसी डिमांड की कि भाई हमें ऐसा कुछ बना के दो कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए अपने आप। जैसे इधर कंटेंट बना, उधर उसका एसईओ से रिलेटेड टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें ऑटो जनरेट हो जाए। एक और चीज़ कि जब कोई वेबसाइट बनती है तो ऊपर देखते हो कुछ ये आइकन आता है बना हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं फेव आइकन, मतलब फेवरेट आइकन। इसका बेनिफिट क्या होता है, साइट आइडेंटिटी, यानी कि जब मैं किसी को यूआरएल अपना कॉपी पेस्ट करूँगा तो देखते हो लोगो बन जाता है अपना आप वो चीज़ में। दूसरा, अगर मैं किसी पेज को बुकमार्क करने जाता हूँ, ये वाला देखो, तो यहाँ पर देखो ये ऑटोमेटिकली बन गया इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए ये इन्होंने पोस्ट को अपना होम पेज बनाया हुआ है। अगर पोस्ट नहीं होता, मैं इसको रिमूव करके आज तक का दिखाता हूँ, जैसे डेमो। आज तक ने पेज को होम पेज रखा हुआ है। अच्छा, इन्होंने भी चेंज किया, तो क्या बात है। एक बार ज़रा डन करके चेक करेंगे कि टेम्परेरी तो नहीं दिखा रहा है। ये हो चुका है डन। अब अगर आप इसको यहाँ से अपने बुकमार्क में आओगे, दिखाई दे रहा है कहीं बुकमार्क, ये और ये देखो अभी हमने ये अपना आज तक का ऐड किया है तो लोगो ही आ रहा है अपना आज तक का इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली बुकमार्क में आपके आइकन भी सेव हो जाता है, तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए ढूंढना। या फिर आप इस तरह से यहाँ से भी ढूंढोगे तो देखो बुकमार्क आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ऐसे अगर आप यहाँ से आज तक को बुकमार्क मारोगे, फिर यहाँ होगे, देखो सॉरी ए एन आई का आ गया, देखो है ना। तो आइकन ज़रूर लगाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वेबसाइट में इस तरह का सिंबल आएगा बना हुआ एनोनिमस, है ना। तो इमेज का खास ध्यान रखें, इमेज प्रॉपर होना चाहिए, बड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे अगर इतनी बड़ी इमेज ही मुझे चाहिए तो इतनी ही बड़ी बनाओ। मेरी बनी वेबसाइट लाइट वेट की होती है, क्योंकि जितना मुझे दिखाना है उतना ही तो बनाओ ना, फिर बड़ा रखना क्यों है। पता चला इमेज इतनी बड़ी छोटा कर दिया अपने डायमेंशन डाल के, तो भले से विजुअली छोटी है लेकिन लोड तो पूरा ही कैलकुलेट होगा ना, जो एमबी में या केबी में होगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। एक और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो लोगों में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। फोटोशॉप पर आएंगे इसके लिए, आज सभी लोग हैं ना शायद, हाँ। अमन, आयुष, चलिए ओपन हो गया अपना। और मैं वही इमेज यहाँ पर रीओपन करूँगा, डेस्कटॉप। ये रहा। अगर आप किसी इमेज को फोटोशॉप में डायरेक्ट बना रहे हैं, इसका मैं नेम देता हूँ इमेज साइज डेमो। डिफ़ॉल्ट इमेज
देख सकते हैं आप यहाँ पर हम इसको जेपीजी में सेव कर रहे हैं। क्लिक ऑन सेव, क्वालिटी हम मैक्सिमम रखेंगे, ओके किया हमने। अब इसी इमेज को अगर हम यहाँ से बोलते हैं कि भाई हम इसको वेब के लिए यूज़ करने वाले हैं, मैं क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैक्सिमम क्वालिटी में इसकी लेके जाऊँगा। यहाँ से सारी चीज़ें जेपीजी में इसको रख रहा हूँ। मैं देख सकते हैं क्वालिटी क्या है 100%, लेकिन जेपीजी बना रहे हैं, लेकिन वेब के लिए हम बना रहे हैं। ऑप्टिमाइज्ड इमेज। अब हम यहाँ पर अपना फोल्डर ओपन करेंगे डेस्कटॉप में, इमेज, पॉइंटर लेके जाइए डिफ़ॉल्ट इमेज के ऊपर, कितना आ रहा है 963 KB। पॉइंटर लेके आइए दूसरी इमेज के ऊपर, कितना आ रहा है सब। देखो सिर्फ मैंने क्या करा, तरीका बदल दिया। दोनों ही जेपीजी हैं, एक डिफ़ॉल्ट है और एक वेब के लिए। तो सिर्फ वेब का इंट्रोडक्शन देने से उतना उसका फाइल के केबी में डिफरेंस आ गया। तो ये होता है ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि बहुत सारे डिज़ाइनर्स क्या गलती करते हैं कि अगर एक छोटा सा आइकन है तो कहते हैं डायरेक्ट लगा लो, छोटा ही तो है, बट अगर आप उसको इस प्रोसेस से गुजार दोगे ना तो ऑटोमेटिकली उसके साइज़ में काफ़ी चेंजेस आ जाता है, ठीक है। और अगर आप बड़ा करके देखें दोनों को यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, तो क्वालिटी में नो चेंज। आप देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट इमेज है और ये ऑप्टिमाइज इमेज है। और इसी इमेज को मैं अब बनाने जा रहा हूँ क्या, आपका क्वालिटी को कंप्रेस करने के बाद मैंने इसको बोला कि भाई इसकी क्वालिटी को हम हाई रखेंगे यहाँ पर। और अब आप देखोगे क्वालिटी 60% करने पर कितना हो गया 366, ठीक है। 70 ले लो, 399, सेव करेंगे, इसको बोलेंगे 70% ऑप्टिमाइज। इसको भी चेक करेंगे यहाँ पर। अब ये लोडिंग हो चुका है क्या, डिफ़ॉल्ट ऑप्टिमाइज 70%, नहीं 70 वाला लोड नहीं हो रहा क्या, फर्स्ट वाला 70। तो आप देख सकते हो 70 में से हम अगर डिफ़ॉल्ट पर जा रहे हैं, क्या कोई क्वालिटी में चेंज दिख रहा है? आई वॉल वगैरह पे ध्यान दो, कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ क्वालिटी में कोई चेंजेस मुझे समझ में आ रहा है इसमें, तो ये देखो 70% ऊपर लिखा रहा है सबसे टॉप में, ये डिफ़ॉल्ट इमेज और ये हमारा ऑप्टिमाइज इमेज, तो कोई चेंज नहीं आता। इसलिए वेब के लिए आप 60 to 70% की क्वालिटी के साथ बिंदास आंख बंद करके जा सकते हो। और यही इमेज अगर हम वेब पिक्चर के प्रोसेस से गुजार देते हैं, जिसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फाइल फॉर्मेट फॉर वेब, तो आपका इमेज और लाइट वेट हो जाएगा। तो ग्राफिक डिजाइनर बहुत हेट करते हैं इसको, वेब पिक्चर को। हेलो, चलिए एक लास्ट एक्सरसाइज और करेंगे। तो हम डिफ़ॉल्ट जो हमारी इमेज यहाँ डेस्कटॉप पर सेव है, हम इसके साथ आ जाते हैं। ये हमने ओपन किया और यहाँ से हम इसको वेब पिक्चर बना रहे हैं, 70% की क्वालिटी के साथ ले जा रहे हैं इसको। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 166 और ये 70% की क्वालिटी पर हमारा कितना आ रहा था 399 KB, लेकिन वेब पिक्चर में आपका वही साइज़ 166 KB का हो गया। अब आप मान लो पूरी वेबसाइट बना लो, ठीक है, जेपीजी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक साइट आती है anyweb.com, जो वन गो में बल्क में आपकी सारी इमेजेस को क्या है ना कन्वर्ट कर देगी। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, आपके काफ़ी काम आएगा आगे चल के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक जेपीजी इमेज जो 786 KB का है, वो वेब पिक्चर में कोई क्वालिटी लॉस नहीं है, सारी चीज़ें हैं। कितना आ रहा है मात्र 67 KB का।
तो ये ऑनलाइन टूल है जहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज नहीं लिखा है, क्या लिखा है, इमेजेस, और 10 MB तक का पूरा कंटेंट आप यहाँ पर सीधे डिप्लॉय कर सकते हो। अब 10 MB में हो सकता है आपकी 10 ही इमेज हो सकता है एक इमेज हो, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप यहाँ डाल के उसको ऑप्टिमाइज़ करा सकते हो, एक झटके में सारी की सारी आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी। प्लस इसके अलावा किसी और में भी कन्वर्ट करना हो करा सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी साइट है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। अब वर्डप्रेस जैसा जो प्लेटफॉर्म होता है वो वेब पिक्चर को सपोर्ट नहीं करता है, तो वहाँ पर क्या तरीका होता है, फिर आपको उसमें प्लगइन लगाने पड़ते हैं। इमेजिफाई वर्डप्रेस प्लगइन, इसका काम क्या है, आप दोगे तो उसको जेपीजी ये खुद से कन्वर्ट कर देगा उसको वेबपी में। ठीक है, और आपका जो इमेज होगा काफ़ी लाइट हो जाएगा। वर्डप्रेस की साइट हैवी होती है, ध्यान रखना। आसान तो है, लेकिन अगर अप्रोच गलत है वेबसाइट बन जाएगी लेकिन स्लो परफॉर्म करेगी। तो उसके अंदर फिर दुनिया जान के फिर आपके जेट पैक, वेब रॉकेट, इस तरह के प्लगइन्स आते हैं, वो भी तभी मदद करेंगे जब आपने इमेजेस को सही ढंग से हैंडल किया होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करोगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर वर्डप्रेस है, इसका भी लिंक मैंने आपके इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि एचटीएमएल इमेज का टॉपिक आया था। तो जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, जब तक आपकी वेबसाइट 2.5 सेकंड में रिस्पॉन्स ना करे, तो इसलिए ध्यान रखना है इन चीज़ को। अब जेपीजी और इसमें मेजर डिफरेंस को ज़रा थोड़ा सा एक और टॉपिक बना रहा हूँ, इसको भी समझ लो। देखो जेपीजी का मुझे ये तो फंडा क्लियर हो गया कि अगर कोई फोटोग्राफिक या कैमरा जनरेटेड अगर कोई ग्राफिक है उसको लेके जाते हैं हम लोग जेपीजी। कई बार हमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो फर्ज करो कि ये मेरा एक लोगो है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, हमने एक न्यू लेयर बनाया और कोई भी रैंडम कलर मैं इसमें ड्रॉप कर देता हूँ इस तरह से। क्या होगा अगर मैं बैकग्राउंड को ऑफ कर दूँ और मैं इस सर्कल के अकॉर्डिंग इसका साइज भी सेट कर देता हूँ। इमेज में आके हमने चूज़ किया ट्रिम, कॉर्नर खाली है, तो क्या होगा कि जब आप इसको यहाँ से बोलोगे जेपीजी, तो देखो कॉर्नर ब्लैंक नहीं है, वाइट कलर आ जाएगा। जेपीजी ट्रांसपेरेंसी को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने पीएनजी चूज़ कर लिया, इसके लिए पर्पस सॉल्व हो गया। तो पीएनजी में मेरा साइज़ कितना बन रहा है, 4.2 KB का, है ना। वहीं पर अगर मैं वेब पिक्चर में आता हूँ 3.3 KB, कॉर्नर भी ट्रांसपेरेंट। इसको इसीलिए बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फाइल फॉर्मेट। इसके अंदर सारी खूबियाँ हैं, ट्रांसपेरेंसी भी ये बना लेगा, सॉलिड भी दे देगा, जैसा मर्जी काम करा लो, जो इमेज दोगे उसको वैसे ट्रीट कर लेता है। फॉर्मेट एक ही है, जबकि पीएनजी और जेपीजी दो अलग अलग पर्पस के लिए बने हैं, लेकिन वेब पिक्चर सारे पर्पस सॉल्व कर देगा आपके। तो यानी कि ट्रांसपेरेंट इमेज भी आप इसमें लेके जा सकते हो। जब हम लोग सीख रहे होते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह में, तो हमें ये सिखाया जाता है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए पीएनजी और सॉलिड इमेज के लिए जेपीजी। ध्यान रखो कि अगर कोई इमेज फ्लैट कलर से बनी है, किसी इमेज में फ्लैट कलर है, तो उसको आप जेपीजी कभी भी मत बनाओ, क्योंकि सिंगल कलर है ना। क्योंकि आप ये ध्यान रखो कि जेपीजी एक्सटेंशन अपने अंदर 16.7 मिलियंस कलर कैरी करता है, जिसकी वजह से जेपीजी हैवी हो जाता है। और इसी पर्पस के लिए यहाँ पर बनाए गए अदर फॉर्मेट्स। ठीक है, तो पीएनजी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन, लेकिन अगर मैं यहाँ आपको लेके आता हूँ, इसी सेम एक्सरसाइज को यहाँ करेंगे अपने फोटोशॉप के ऊपर। देखो ऑनलाइन टूल्स सो मेनी है, लेकिन जो काम फोटोशॉप करता है वो फोटोशॉप ही कर सकता है, बाकी उसका मिमिक जरूर कर सकते हैं, लेकिन सेम फीचर नहीं दे पाएंगे आपको। नहीं तो इंडस्ट्री में फोटोशॉप बंद हो जाता अब तक। अब यहाँ इसका समझ लेते हैं, छोटा सा एक कोई भी एक रैंडम कलर फिल। देखिए एक्सपोर्ट, तो आपको यहां पर पीएनजी 2 मिलेंगे, 8 और 24। कई बार क्या होता है, फोटोग्राफिक कंटेंट है, जैसे देखते हैं न्यूज़पेपर में किसी मॉडल की फोटो है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जैसे उसकी बॉडी शेप है, टेक्स्ट भी उसी के हिसाब से लिखा रहता है, तो ऐसे केस में अपने को पीएनजी की रिक्वायरमेंट होती है। करेक्ट,
ठीक है। अब ये वाला PNG 8 और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो अगर मैं इस 8 के साथ जाता हूँ ट्रांसपेरेंट है, और इस 8 के साथ जाता हूँ तो भी ट्रांसपेरेंट है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पर कि जब मैंने 8 पर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ कलर बने इसमें, ठीक है, ये देख रहे हो अलग अलग शेड। देखिए कलर तो मैंने सिंगल उसका डाला था, ये क्या चक्कर है, ये चक्कर देखो सिर्फ यहाँ से है। अगर मैं इसको जूम कर दूँ मैक्सिमम, इसकी वजह से है ये। तो आप देख रहे हो कलर तो एक ही था, लेकिन एज तक ब्लेंड होने में उसको ये सारी मेहनत करनी पड़ रही है। इसकी वजह से वहाँ पर उतने कलर्स बन के तैयार हो गए, जबकि फ्लैट कलर था हमारा। तो ध्यान रखना, अगर आपका फ्लैट कलर है तो आप यहाँ से गिफ भी चूज़ कर सकते हो, उतने ही बनाएगा, और यहाँ से आप PNG का भी यूज़ कर सकते हो। देख रहे हो टेबल में एक भी कलर कम या ज़्यादा नहीं हुआ आपका। तो इससे फाइल आपकी और लाइट वेट बनेगी। देखो 3 पॉइंट कितना लिखा रहा है, 1222 KB, और अगर हम लोग 24 में जा रहे हैं तो 5.184 KB, बड़ा ना साइज़, जबकि ट्रांसपेरेंट दोनों में है। तो ध्यान रखना कब हम लोग PNG 8 का इस्तेमाल करेंगे, कब हम लोग 24 का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर आपको लग रहा है मेरे कलर्स बहुत ज़्यादा हैं, तब जाओ 24 के साथ, और आपको लग रहा है कलर मैंने तो 1-2 ही डाले हैं, तो बिंदास आँख बंद करके जाओ 8 के साथ, और ऑप्टिमाइज हो जाएगा। लेकिन ये एक्सरसाइज तब तक के लिए अच्छा था जब तक वेब पिक्चर नहीं आया था। अब वेब पिक्चर है तो किसी में भी बनाओ, उसको पकड़ा दो, वो अपना काम कर देगा। ठीक है, तो वेब पिक्चर ही यूज़ करना चाहिए, यही सबसे बढ़िया तरीका है। ग्राफिक डिज़ाइनर हेट क्यों करते हैं, उन्हें रेफरेंस के लिए इमेज डाउनलोड करना पड़ता है। अब वो क्रोम एक्सटेंशन में आ जाता है, क्रोम खुलता नहीं है उसमें, ब्राउज़र के अंदर, उसमें फोटोशॉप में, फिर उसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ता है वेब पिक्चर से उसमें। तो इसका टेक्निक क्या हो सकता है, देखो बहुत अच्छी टेक्निक है। मान लो आपने कोई वेब पिक्चर बनाया हुआ है, शायद हमने सेव किया था कि नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार, या मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ पहले। एक्सपोर्ट वेब पिक्चर विद 70% क्वालिटी। मैं रेफरेंस के लिए वेब पे मेंशन कर देता हूँ। चलिए ये हुआ एक्सपोर्ट। तो देख रहे हो क्रोम एक्सटेंशन आ रहा है बना हुआ, इसको हम इस फोल्डर के अंदर रखेंगे। यहाँ देखोगे तो सही दिखाई देगा, ये इमेज व्यूअर में ओपन हो रहा है, बट अगर मैं इसको यहाँ ओपन करूँ देखो ड्रैग ही नहीं हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये खुलेगा क्रोम ब्राउज़र में, लिखा रहा है वेब पी। अब मान लो तुम्हें ये इमेज फोटोशॉप में इस्तेमाल करनी है, मत करो कन्वर्ट, क्यों करना है, राइट क्लिक कॉपी इमेज, फोटोशॉप में गए न्यू डॉक्यूमेंट, पेस्ट इमेज, क्यों करना मेहनत कन्वर्ट जरूर है, कॉपी पेस्ट जिंदाबाद, सीधे कॉपी सीधे पेस्ट। इवन मैं तो ये कहता हूँ नेट से फोटो डाउनलोड ही क्यों करनी है, आप वेबसाइट से कोई भी फोटो पसंद करो जो आपको समझ में आता है। इमेजेस मैंने अजय को सर्च किया, मुझे ये फ़ोटो अच्छा लगा थोड़ा सा, इसको क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी क्वालिटी ऑप्टिमाइज होने का वेट करते हैं, नहीं होता है तो आप ओपन करके न्यू टैब में ले जाओ। ये इसका ओरिजिनल साइज इमेज का, ठीक है। कॉपी चाहो तो फोटो पी चला रहे हो तो यहाँ पर भी आप ऐसे सेम काम कर सकते हो, एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट पेस्ट, देखो उसी साइज़ का न्यू डॉक्यूमेंट बना। और सेम फोटोशॉप में भी अगर न्यू बनाओगे न्यू डॉक्यूमेंट, अजय देवगन की साइज़ का ही आएगा अपने आप ना, तो तुम्हें न्यू बनाने में साइज़ लेने की ज़रूरत, टाइम भी सेव होगा और काम भी जल्दी होगा तुम्हारा, ना डाउनलोड करना पड़ा, ना डाउनलोड करके फिर डिलीट करने का लफड़ा, सीधे सीधे काम करो, सीधे सीधे ख़त्म करो। और अगर तुम्हें किसी वेबसाइट पे इंटीग्रेट भी करना है किसी इमेज को, डायरेक्ट उसका यूआरएल पकड़ो और वर्डप्रेस में डाल दो, फोटो अपना आप पहुँच जाएगी वहीं पर, तुम्हें डाउनलोड भी नहीं करनी पड़ेगी। जब प्रैक्टिकल करेंगे फिर सर कराएंगे तो शायद उसमें बता देंगे आपको इस चीज़ को। हाँ, फ्री पिक में एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है, वो फ्री वाली भी देता है और पेड वाली भी देता है। आज की डेट में बहुत सारे एआई एडिटर्स आ गए जो वाटरमार्क को उड़ा देते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि ऐसी वाटरमार्क उड़ा के कोई भी इमेज को इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आप दिक्कत में आ जाओगे। हाँ, तो ये दिक्कतें आती हैं क्योंकि डिजिटल लाइसेंस आपके पास नहीं है उसका। तो जब आप फ्री वाली डाउनलोड करो तो नोटपैड फाइल आती है, उसमें डिजिटल लाइसेंस होता है आपके पास, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे केस में जब आप कोई इमेज लगाते हो ना, तो आप लिख दो पीछे उसमें डिस्क्रिप्शन में, इमेज
सोर्स बाय फ्री पिक, तो आप बच जाते हो, फिर बताना पड़ता है। 2020 से पहले लोगों की मौज यही तो थी, कुछ भी उठाया बना दिया ऐड। अब बना लो तो वो डिस्क्वालीफाई क्यों होता है? गलत इमेज उठाना, सिमिलर इमेज ले लेना, उसमें चेंजेस ना करना, इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। चलिए, तो आई थिंक आपको इमेज वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, साइट मैप अच्छे से क्लियर हो गया। साइट मैप मैंने आपको बताया था एक्सएमएल बेस्ड भी हो सकता है, HTML बेस्ड साइट मैप भी होते हैं। आप किसी भी वेबसाइट का HTML साइट मैप जनरेट कर सकते हो, बस जाके बताओ आपकी वेबसाइट का URL क्या है। तो ये क्या करेगा, एक विजुअल ट्री बना देगा उसका। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैसे इसका बनना मुश्किल हो क्योंकि डायनामिक साइट है, ट्राई करेंगे लेकिन फिर भी चाहिए बना पाता है कि नहीं। अच्छा, इसने पुराना डेटा उठाया है, तो देखो इसने कितने यूआरएल फाइंड किए, कितने प्रोसेस कर दिए, कितने क्यू में जो बनने वाले हैं, और ये ऐड होते जा रहे हैं इधर। तो जितने भी साइट मैप जनरेटर होते हैं ना, उनकी फ्री में कुछ लिमिट होती है, जैसे कुछ जो है 500 तक ही बना पाते हैं, 500 के बाद काम नहीं करेंगे। एक्सएमएल के लिए अगर बनाना है तो एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर लिखना, ये साइट आएगी पूरी आपके सामने इस तरह से, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन ये किन के लिए यूज़ करते हैं? जो साइट स्टैटिक होती हैं। स्टैटिक मीन्स कि जो आपको खुद अपडेट करनी पड़ती है। एक होती है डायनामिक, सीधे बैकएंड में लॉगिन किया, सीधे सीधे आपने, जैसे वर्डप्रेस हो गया, जैसे तुम्हारी वेबसाइट बनी हुई है, तो उसमें डायरेक्ट हम चेंजेस कर सकते हैं WP एडमिन में जाके। तो वहाँ पर आपको साइट मैप में कुछ नहीं करना है, साइट मैप अपना वर्डप्रेस खुद बनाता है। और अगर आपने गूगल को इन्फॉर्म एक बार कर दिया, तो जैसे कोई नया पेज, पोस्ट, कुछ भी होगा, वो अपना गूगल को इन्फॉर्मेशन चला जाएगा कि भाई ये वेबसाइट जो है वो अपडेट हुई है। ये देखो, इसने पूरा ट्री बना लिया। होम पेज के अंदर क्या क्या मिलेगा, फिर इसके अंदर क्या क्या है, इस तरह से पूरा साइट में बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से बता रहा है। लैंडिंग पेज पर आपको मिलेगा अरेना एनिमेशन ऑफर्स करियर फोकस, देन उसके बाद और कोर्सेज, देन स्टूडेंट कॉर्नर। कोर्सेज के अंदर एनिमेशन के अंदर सो मैनी कोर्सेज। स्टूडेंट कॉर्नर में ये सारे हमें ऑप्शंस मिलेंगे। VFX में सो मैनी VFX कोर्सेज। डिजिटल डिज़ाइन में ये आ गए आपके कोर्सेज। गेमिंग के अंदर ये सारे कोर्सेज हैं। इस तरह से अबाउट में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। इवेंट्स के अंदर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पूरा ट्री बन के तैयार हो जाएगा आपका। तो इससे क्या होगा, विजिटर सीधे टैप मारेगा और वो लिंक अगर उसका वर्किंग होगा तो वो काम कर जाएगा उस केस में। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से। ये आपका डाउनलोड होकर आ गया और ये आपकी वेबसाइट पर कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। ये देखो लिंक खुला, प्रिवेसी पॉलिसी, ये देखो पर्टिकुलर उसी पेज पर लेके जाएगा आपको। स्टूडेंट कॉर्नर तो स्टूडेंट कॉर्नर, इस तरह से। तो काफ़ी काम की चीज़ है। तो वेबसाइट का नेम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक होता है वीडियो साइट मैप। एक वीडियो के थ्रू देख लो। तो वीडियो साइट में देखो इस तरह से कुछ दिखाई देता है आपको पीछे। तो वीडियो का जो मेटा डेटा होता है ना, वो आपको पूरा इसमें कॉन्फ़िगर करना रहता है इसमें, कि कब बनी है क्या है। 1 मिनट रहिए क्या ज़रा।
तो जैसे एसईओ हम लोग किसी वेबसाइट का करते हैं, वैसे ही यूट्यूब का भी एसईओ होता है। अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो डालने जा रहे हैं तो पूरी वहाँ पर भी डीप डाइव रिसर्च होती है, टाइटल क्या जाएगा, क्या क्या हमें टाइटल के अंदर लिखना है, थंबनेल थंबनेल और टाइटल कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी इंगेजमेंट काफ़ी अच्छा आएगा आपका। फिर उसका डिस्क्रिप्शन, किस किस मिनट पे आपने क्या क्या लिखा है वो ब्रेक डाउन, ताकि कोई, अब 10 मिनट का वीडियो अगर आप कोई बना रहे हो तो यार मैं तुम्हारे अपने 10 मिनट तुम्हारी वीडियो पर क्यों दूँ? मैं तो वो देखना चाहूँगा ना जहाँ से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती हो। तो जब आप गूगल में कई बार सर्च करते हो तो वीडियो आप देखते तो पूरा आता है, लेकिन वीडियो का सीकिंग बार जो होता है आगे मूव हो जाता है, और वहाँ से आपको डेटा दिखाता है जहाँ से आपको वो रिक्वायर्ड कंटेंट देखना है। तो ये होता है वीडियो साइट में, ठीक है। तो यानी कि आप अपने वीडियो को काफ़ी इंगेजमेंट में ऊपर लेके आ सकते हो, आप अपने ब्रेकडाउन सेट कर सकते हो। और अगर आप ब्रेकडाउन सेट कर देते हो तो आप देखते हो यूट्यूब पर अगर आपको वीडियो पर ऐड लेना है तो एटलीस्ट 10 मिनट की लेंथ मिनिमम चाहिए होती है, तभी उस पर ऐड लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कई बार वीडियो पर आपके येलो येलो मार्क होते हैं, बने जगह जगह कट लगे होते हैं, यानी उन पॉइंट्स पर आपको ऐड मिलेगा। ऐड कहाँ आएगा? आपकी जो वीडियो होती है उसमें ग्राफ भी बनता है एनालिटिकल, उसमें आपका कंटेंट में जहाँ पर आप बहुत अच्छा बोल रहे हो या जहाँ पर आप बहुत कम काम की चीज़ डिस्कस कर रहे हो उसी जगह पर ऐड डाला जाता है। ऐसा नहीं कि एकदम से डाल दिया, या एक तो होता है स्टार्टिंग में ऐड आता है, या फिर एक होता है ओवर हो गया फिर नया कोई वीडियो स्टार्ट होने से पहले कोई ऐड आया, तो वो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी फीड में जो ऐड चल रहा है वो उसके तुम्हें पैसे मिलते हैं। ऑफ पेज में जितना भी काम होगा वेबसाइट पर कुछ नहीं होगा, वेबसाइट से बाहर, यानी कि वो एक्टिविटी जो वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने में हेल्पफुल होती है। मेजर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में क्या आता है? लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग अब आज की डेट में उतना इम्पैक्टफुल नहीं रह गया है। देखो क्या होता है, लिंक बिल्डिंग मीन्स बैक लिंकिंग। आपको ऐसे ऐसे पॉपुलर डोमेन ढूंढने होंगे जहाँ पर जाकर आप लिंक बिल्डिंग कर पाओ। देखो क्या होता है कि अगर आप कोई एक टूल आता है कीवर्ड एवरीवेयर के नाम से, जो कि शायद मैंने अपना ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल किया होगा, ये देख रहे हैं, ये क्रोम एक्सटेंशन है कीवर्ड एवरीवेयर। अब आप अगर यहाँ पर इसमें google.com लिख दोगे और यहाँ पर फिर से हम लोग गूगल लिख देते हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे यहाँ पर, या मैं कोई और वेबसाइट यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ जैसे कि अरीना एनिमेशन। इधर आइए, हाँ दिक्कत कर रहा है, नहीं तो यहाँ पर तुरंत DAP है ना, सब लिखा जाता है इसमें। अच्छा क्योंकि DA होता है डोमेन अथॉरिटी और P होता है पेज अथॉरिटी। तो जब भी आपको बैकलिंक बनाने हो ना तो आपने ये देखना है कि ऐसे उस साइट पर डोमेन पर बनाओ जिसका डोमेन अथॉरिटी काफ़ी हाई हो। 20-30 से नीचे अगर किसी का DA है तो वहाँ पर बैकलिंक बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा, बैकलिंक ऐसी जगह बनाओ जहाँ रिलेवेंट हो चीज़ें। अब अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं ऐसी जगह पर अपना जर्नल लिखूँगा ना जहाँ पर और बाकी लोग लिख रहे होंगे डॉक्टर्स। अब तुम जाके लिख रहे हो किसी एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर जिसका कोई सेंस ही नहीं है, तो वहाँ से आपको क्या ही बैकलिंक मिलने वाला है, क्या ही वहाँ से लोग क्लिक करके आपको विजिट करेंगे। तो रेलेवेंट होना चाहिए हमेशा। तो जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम लोग कम्युनिटी की बात करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, तो वहाँ ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप में अगर आप जाके ज्वाइन करके अपना कुछ इन्फॉर्मेशन पोस्ट करोगे तो लोग आपको वहाँ से फॉलो बैक करते हैं फिर कि यार ये पर्सन का कंटेंट बड़ा अच्छा है, इसको रडार पे लाओ, इसको ज्वाइन कर लो। तो फेसबुक में या इंस्टाग्राम में ऑर्गेनिकली अगर आप ग्रो करना चाह रहे हो बिना किसी पेड एक्टिविटी के, तो ग्रुप्स बनाओ, ग्रुप को फॉलो करो, वहाँ पर अपना टाइम टू टाइम मैटर पोस्ट करो। हाल फिलहाल का जो अपडेट है गूगल का, उसने अब ये बोल दिया कि भाई अब क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, क्वालिटी ऑफ बैकलिंक मैटर करेगा। तुम्हारे पास 1000 हैं, इसके पास 1 है, तुम्हारे जो 1000 बैकलिंक है उनका DA बहुत नीचे है, इसने जहाँ पर डाल दिया उसका DA है 90,
या 70 या 80, तो तुम्हारे 1000 पे भारी पड़ेगा। तुम्हारे 1000 कुछ नहीं है उसके सामने। तो अब आज की डेट में जितने भी DAPA बनते हैं ना, तो उसके केस में हमें क्या होता है, हमें क्या कहते हैं, PR करना पड़ता है। उस केस में आप प्रेस रिलीज़ करो, इनवाइट करो, लोग आपका इंटरव्यू करें, उसके बाद हर एक जो PR में पर्सन आया है वो आपके लिए अपनी लैंग्वेज में अपना एक आर्टिकल लिख के डाल रहा है। उससे क्या होगा, आप उतनी वेबसाइट्स पर दिखोगे, क्योंकि जब आप पेड PR करते हो तो आपका लिंक रिमूव नहीं किया जाता है, वो चलता है हमेशा। अब जब भी कोई गूगल पे सर्च करेगा तो वहाँ पर लिखा रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट, द हिंदू, तो क्या होगा, आपको रिकॉग्निशन वहाँ से मिलता है। तो बैकलिंक यानी कि जब कोई टैप करेगा तो आपकी वेबसाइट पर पहुँचेगा। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाते हैं उस चीज़ में। तो आज की डेट में वो भीड़ खत्म हो गई कि भाई एक SEO पर्सन हायर कर लिया, 2-3 लाख उसके पास बैकलिंक की अलग अलग साइट्स हैं, वो वहाँ जाके डाल दिया, उसने आपको बना के दिखा दिया, वो तो पूरे दिन बैकलिंक ही बना रहा होगा। कट पेस्ट एक आर्टिकल लिया, यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट, इस तरह से। अब वो सब बंद हो गया। सबसे पहले लोग तो विकीपीडिया को टारगेट करते थे। जितनी भी इस तरह की वेबसाइट्स हैं, सब ने आपकी इस तरह की प्रैक्टिस को नो फॉलो में कर दिया। ठीक है, अगर आप किसी उसको देखोगे, विकीपीडिया फॉर एग्जांपल, विकीपीडिया में आपको अगर बैकलिंक लेना है तो आपको यहाँ पर बनना पड़ता है, क्या बेसिकली इसका एक टेक्निकल टर्म भूल रहा हूँ। तो बेसिकली आपको इसको मैनेज करना होगा। आप अपना अकाउंट बनाओ, कंट्रीब्यूटर बनो उसके अंदर। उसके बाद आप देखो कि अगर आपने कोई पेज एक टारगेट के लिए लिया, ठीक है, तो वहाँ पर देखो कोई बैकलिंक तो बना के नहीं चला गया अपना, क्योंकि विकीपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी आके किसी के बारे में लिख के जा सकता है। जैसे फ्लिपकार्ट, ये फ्लिपकार्ट का पेज है। अब यहाँ पर देखोगे डोनेट, क्रिएट अकाउंट, लॉगिन, ठीक है, क्या लिखा रहा है, कंट्रीब्यूट। अब नीचे आओ और नीचे चलते जाओ, चलते जाओ, क्या लिखा रहा है, एक्सटर्नल लिंक्स। अब जैसे यहाँ पर कोई लिंक अगर लगा हुआ है, क्या लिखा है, रिलेवेंसी में नो फॉलो। ठीक है, यानी कि इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला तुम्हें, क्योंकि अगर किसी ने लिख दिया वहाँ पर नो फॉलो, तो ये बैकलिंक में कंसिडर नहीं होगा। तो जब हम लोग SEO करते हैं ना, तो हमें ये देखना कि हमारे पास कितने डू फॉलो हैं, कितने नो फॉलो है। अब एक बंदा है, वो कहता है भाई यार आज तो मैंने 1000 बैकलिंक बना दी, फिर 1000 का कुछ दिन बाद जाकर मॉनिटर करो कितने नो फॉलो में कन्वर्ट हो गए, पता चला तुम्हारी मेहनत ज़ीरो है, तुम बनाते जा रहे हो और पीछे से वो रिप्लेस होते जा रहे हैं। कुछ वेबसाइट ने तो सीधा सा सिस्टम कर रखा है कि तुम जाके, जैसे एक वेबसाइट है हेल्थियंस, जहाँ पर ब्लॉग्स लिखते हैं हम लोग, जर्नल लिखते हैं हम लोग, या जैसे एक वो देखोगे आप, नाम बोल रहा हूँ, जैसे प्रैक्टो, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे डॉक्टर्स लिस्टेड है, नोटिस किया होगा आप लोगों ने। प्रैक्टो के ऊपर क्या होता है, अपॉइंटमेंट्स बुक होती हैं। यहाँ पर सभी डॉक्टर्स को इन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे लाके जोड़ दिया। तो बैकलिंक अब आज की डेट में इतना आसान नहीं है। हमेशा जब भी आप कहीं बैकलिंक अपना लिख रहे हैं ना, राइट क्लिक करके चेक जरूर कर लो उसके ऊपर, इंस्पेक्ट में जाके, कि वहाँ पर क्या आपका बैकलिंक आपके लिए काम कर भी रहा है कि नहीं। देखो सब नो फॉलो में पड़े हुए। पहले यहाँ पर नो फॉलो नहीं होता, फॉलो होता था। फॉलो होने से क्या होता था, बैकलिंक बन गया आपका उसके ऊपर। अब फ्री वाली सर्विस बंद हो गई, कोई नहीं देता अब आपको फ्री में। बीच में कुछ साइट्स आई थी जो बैकलिंक प्रोवाइड करती थी, वो भी बंद हो गई, क्योंकि अब धंधा ही बंद हो गया सब। जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक कुछ होगा नहीं। तो गूगल ने इस चक्कर में क्या हो रहा था, वेब के ऊपर ना स्क्रैप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, और इसी चीज़ को गूगल ने एकदम बिल्कुल ले डाउन किया, ख़त्म किया पैंडेमिक के टाइम में, कि भाई हटाओ ये सब चीज़ें, तो कोई बैकलिंक नहीं, कुछ नहीं, पैसा खर्चो, उसके बाद आपका सारी चीज़ें काम करेंगी। या जैसे एक और था सेगमेंट हमारा, क्या नाम था उसका, वो देखते थे पहले ब्लू टिक की बड़ी मारामारी होती थी, ट्विटर के ऊपर ब्लू टिक चाहिए, ये चाहिए। तो पैंडेमिक के बाद में क्या करा, जैसे एक्स ने उसको टेक ओवर किया, उन्होंने कोई भी ले लो, पैसे पे करो और अपना ले लो ब्लू टिक। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर वेरीफाइड प्रोफाइल का जो बैच आता था, वो सारी चीज़ें अब सब जगह पर पेड वाला सिस्टम है। ठीक है, पैसा खर्चोगे तो मिलेगा, नहीं तो वो हट जाएगा। पहले के टाइम में क्या होता था, आपका जो आता था ब्लू टिक,
वो आपकी एक जर्नी होती थी, आपको मिल भी जाता था, हट भी जाता था, डिपेंड करता था आपकी प्रोफाइल के ऊपर। तो कोई आपको बोले कि भाई इंटरव्यू में बैकलिंक बना दो, ये कर दो, वो कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है बैकलिंक आज के डेट में बनाने का। पहली चीज़, आज की डेट में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स कहाँ से आ रहा है? अपने सोशल मीडिया हैंडल से। आप रेगुलर पोस्टिंग, एंगेजमेंट वहाँ रखो अपना, और कंटेंट पर आप अपना वहाँ से टैप करा के यूज़र को रिडायरेक्ट करो अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो जैसे क्या होगा कि अगर मान लो मैंने यहाँ से आज तक से कोई मैंने आर्टिकल लिया, जैसे ये मैंने इस यूआरएल को कॉपी किया और मैंने यहाँ जाके फेसबुक में इसको ऐड कर दिया। थोड़ा स्लो परफॉर्म कर रहा है, वेट करेंगे, ऑलरेडी शायद लॉगिन होना चाहिए। और मैंने देखो यहाँ पर लाके डाल दिया इसको, क्रिएट पोस्ट, और पोस्ट में पेस्ट, वेट करो, सब बन गया अपने आप। अब किसी को अगर आर्टिकल से लगा, एक तरफ इंडिया से दोस्ती की बात, दूसरी तरफ ईयू और 100% टैरिफ लगाने का मंत्र, आखिर ट्रम्प चाहते क्या है? जैसे कोई टैप करेगा मेरी वेबसाइट पर आ गया, ठीक है। तो मुझे इसका बेनिफिट आज की डेट में ज़्यादा है। तो अपने हैंडल से स्ट्रॉन्ग करो, ना कि किसी के पास जाके लिंक बनाओ। तो आज के डेट में पीआर, प्रेस रिलीज से ही आपको बेनिफिट मिल सकता है। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट खुद करो अपना, इन चीज़ों से आपको बेनिफिट मिलेगा। वो सब चीज़ें नहीं जहाँ पर हम लोग जाके किसी की वेबसाइट पर रिक्वेस्ट, हाँ ये ज़रूर कर सकते हो आप, गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट आर्टिकल ये ज़रूर कर सकते हो, लिखो, और वो आपके कंटेंट को फिर मॉडरेट करेंगे, देखेंगे कि भाई हाँ इनको बैकलिंक देना है या नहीं देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अपना टॉपिक लिखो पहले अपनी साइट के ऊपर, फिर उसको जाके पोस्ट कर दो अपने हैंडल्स के ऊपर, देन वहाँ से आपका काम हो जाएगा। फिर सोशल बुक मार्किंग, सोशल बुक मार्किंग कि आप पिन जो कर देते हैं चीज़ों को अपना, कि भाई जैसे देखते हो कि किसी का कंटेंट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने कंटेंट को पिन कर देते हैं जो बेस्ट परफॉर्मिंग होता है। तो लोग अरे यार इतने, तो फिर वो आगे अपना आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है लोगों का, ठीक है। मैजिकल कीवर्ड्स, तो ये वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास पर डिस्कस करेंगे अपना। कीवर्ड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ध्यान रखिए यूज़र सेंट्रिक होने चाहिए, ठीक है, कि यूज़र क्या लिखकर सर्च कर सकता है। अगर आपने यूज़र के माइंडसेट को डिकोड करके कीवर्ड अगर डाले हैं ना, तो आपको डेफिनेटली अच्छा माइलेज मिलेगा। अब कीवर्ड दो तरह से होता है, एक अगर कोई पर्सन पेड एक्टिविटी कर रहा है, तो पेड में ट्रैफिक किन कीवर्ड के थ्रू आ रहा है, आप उनको अपने उसके ओरिएंटेड अपना वो लिख सकते हो कंटेंट। या फिर आप पेड में बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, या फिर पेड टूल आप पकड़ो, उस पर आप काम कर सकते हो। कीवर्ड के साथ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ब्लैक हैट में ना जाए, 4 से 5 उतने में ही प्ले करो। ये नहीं कि एक ही पेज में सो मैनी कीवर्ड्स आप भर डाल रहे हो और ओवर स्टफिंग कर रहे हो, ओवर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, तो वो सब काम नहीं करना है। वो सब फिर ब्लैक हैट में कंसिडर होता है, फिर दिक्कतें आ जाती हैं। तो पेज हो सकता है स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे, बाद में फिर अगेन आप प्रॉब्लम फेस कर दो। इसको समझेंगे, गूगल का डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है इस चीज़ के लिए, गूगल कीवर्ड प्लानर के नाम से आता है, और यहाँ जाके आप कीवर्ड के ऊपर रिसर्च कर सकते हो। जैसे देखेंगे आप यहाँ पर समर अपरेल्स में सैंडल्स हैं, बाथिंग सूट्स हैं, आप इनके ऊपर आइडियाज़ जनरेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से चूज़ द राइट कीवर्ड्स, क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ, और इसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं देखने के लिए। तो यहाँ से आपको मिलेगा ऑप्शन टूल्स, टूल्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ से प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर आपको क्या मिलता है, कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर में अब आप यहाँ देखोगे आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक सजेशन देगा, डिस्कवर न्यू कीवर्ड, जैसे कि मील डिलीवरी, लेदर बूट्स। आपका कीवर्ड क्या है आप अपना बताओ। तो जनरली आप लोग अपने ब्रांड नेम के ओरिएंटेड चलते हैं, ठीक है। तो आप अपनी सर्विस को देखो भी मैं क्या सर्विस ऑफर कर रहा हूँ। जैसे भाई हम एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमने कुछ यहाँ से इस तरह से कीवर्ड अपने डिफाइन किए। हमने बोला भाई रिजल्ट दिखाओ। अब जो रिजल्ट आएंगे वो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे आपके लिए अच्छे होंगे, हज़ारों रिजल्ट होंगे। यहाँ पर देखो 4593 कीवर्ड के आइडियाज़ जनरेट हुए। हमने क्या दिया गूगल को, और गूगल ने हमें क्या दिया। देखो गेमिंग का जिक्र आया, वो लेकर आ गया PS5, प्ले स्टेशन, गेमिंग PC, गेमिंग लैपटॉप।
अब ये तो रिलेवेंट नहीं है ना, लेकिन आपका कीवर्ड ऐसा है जिसमें ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। इसको ऐसा समझो, पहले के टाइम में, गुड मॉर्निंग जी, तो पहले के टाइम में और अब के टाइम में क्या है, बातों का मतलब ही बदल गया। पुराने टाइम में एक बात का एक ही मतलब होता था। आज चार लोग अगर बैठे हैं और आपने कोई बात की तो चार लोग अपने हिसाब से उसका मतलब निकालेंगे कि भाई मुझे बोल दिया। वैसे ही कुछ गूगल का जनरेटर। अब आपने इसको बोला गेमिंग, तो उसने गेमिंग से रिलेटेड जो भी हो सकता है, कैसीनो गेम्स वगैरह देखो सब समझ लिया। तो फिल्टर कैसे करोगे? तो फिल्टर करने के लिए गूगल कहता है कि ये सब तो ठीक है, अपनी वेबसाइट के बारे में बताओ। मैंने बोला भाई हमारी जो वेबसाइट है, अरीना हाइफन मल्टीमीडिया, ये हमारी वेबसाइट का नेम है। ध्यान देना 4595 कीवर्ड्स हमें मिले हैं। अब ये फिल्टर होना स्टार्ट होंगे। कितने रह गए? काफ़ी कचरा साफ हो गया। अब इसमें से फिर आप अपने बेस्ट परफॉर्मिंग कीवर्ड ढूंढ ढूंढ के निकाल लो। अब देखो सारे रिलेवेंट है ना। तो कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड नहीं कुछ नहीं, क्योंकि कीवर्ड ही किसी यूज़र को लाने की चाबी है। अगर आपने यूज़र सेंट्रिक कीवर्ड नहीं फाइंड आउट किया ना तो दिक्कत होगी आपको। आप मेहनत में लगे पड़े हो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने रिलेवेंट कीवर्ड ढूंढ के निकालने पड़ते हैं आपको। इसमें से भी मैं आपको आगे कमिंग सेशन बताऊंगा और माइक्रो फिल्ट्रेशन पे कैसे जाओगे। अब कीवर्ड एक ऐसा पार्ट है जो कि एक एक्सपेंसिव चीज़ है। आप अगर देखो तो हर एक कीवर्ड के आगे उसकी एक वैल्यू है, ठीक है। तो जब आप जाते हो ना पेड एक्टिविटी के अंदर, तो क्या होता है कि पहली चीज़ तो हमेशा देखो, कोई भी कीवर्ड जब आप लो तो वो कभी भी हाई नहीं होना चाहिए, लो कंपटीशन कीवर्ड होना चाहिए। क्योंकि लो कंपटीशन कीवर्ड को हाई या मीडियम पर आप लेके आओगे मेहनत करके, और आप ऑलरेडी एक ऐसे कंपटीशन में उतर गए जो ऑलरेडी हाई है, लड़ते रहो बैठ के, क्या फ़ायदा होगा। तो चाणक्य नीति क्या कहती है? हमेशा बाहर से शुरू करो और अंदर की तरफ जाओ। अगर आप लड़ाई में बीच में जाओगे सबसे पहले मारे जाओ। तो बाहर से शुरू करो। जैसे कहते हैं ना, थाली में अगर खाना खाना है और खिचड़ी बनाई है तो किनारे से खाओ, ठंडी लगेगी। बीच में जाओगे तो गर्म लगेगी, हाथ जलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही है कि लो से चलो हाई की तरफ, ना कि मीडियम से शुरू करोगे। मीडियम से लड़ाई में उतरोगे तो पैसा ज़्यादा खर्चना पड़ेगा, लो से चलोगे कम बिड लगानी पड़ेगी। तो बड़ी प्लानिंग के साथ जाना पड़ता है, तब जाके आपको इसमें अच्छे माइलेज मिलेंगे। और आप ये सारे आइडियाज़ यहाँ से जनरेट करके फ़िल्टर लगा सकते हो। जैसे किसी क्लाइंट का कितना बजट है, या फिर आप फोरकास्ट भी बना सकते हैं यहाँ से, परफॉर्मेंस प्लानर वगैरह सारी चीज़ों का फोरकास्ट निकाल के दे दो क्लाइंट को भी। अगर आप इन कीवर्ड के साथ जाते हो तो कमिंग आपके 2 to 3 मंथ्स में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। फोरकास्ट मीन्स भविष्यवाणी, ठीक है, जो हम लोग निकालते हैं इसके अंदर। तो कभी भी जब कोई कैंपेन वगैरह बनता है ना, तो कीवर्ड प्लानर एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो एक क्लास और करेंगे अपनी, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग है, यूज़र के दिमाग को समझने वाली चीज़ है सारी, ठीक है। क्योंकि अगर आपने यूज़र का माइंडसेट समझ लिया ना, तो आप उसी को हिसाब से फिर चीज़ें दे पाओगे उसको, और चीज़ आपकी